हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते। ऑल आइज ऑन राफा। ये पिक्चर आप लोगों ने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जरूर देखा होगा। इस पिक्चर को अप्रॉक्स 46 मिलियन टाइम्स शेयर किया गया है। क्या है ये ऑल आइज ऑन राफा और क्यों है ये इतना ट्रेंड में? दरअसल राफा साउथ गाजा स्ट्रिप पर लोकेटेड एक पैलेस्टीनियन शहर है। इस साल जनवरी में इसराइल ने खुद राफा को एक सेफ जोन डेजिग्नेट किया था। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसराइल के इस फैसले से सहमत नहीं थी, लेकिन फिर भी राफा को रेफ्यूजी कैंप बना दिया गया उनके लिए जो गाजा हमले के बाद बेघर हो गए थे। हमास के द्वारा किए गए हमले के बाद इसराइल ने भी गाजा के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। इसराइल ने गाजा पर नॉर्थ से बमबारी शुरू करी और पैलेस्टीनियंस बेघर कर दिए गए क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए और शेल्टर की तलाश में साउथ की ओर निकल गए। और फरवरी तक गाजा की लगभग आधी आबादी को, जो कि 2.3 मिलियन के आसपास है, उसे राफा में ढकेल दिया गया। फिर इजराइल ने दावा किया कि हमास के 4 ब्रिगेड्स राफा में हैं, जिसके कारण इजराइल राफा में एक ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाला है। फरवरी में ही गाजा और ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक के WHO रिप्रेजेंटेटिव रिचर्ड पेपरकॉर्न ने कहा, ऑल आइज ऑन राफा। में 2024 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को ऑर्डर दिया कि इजराइल राफा पर किसी भी तरह का हमला ना करे। लेकिन ICJ के ऑर्डर के 2 दिन बाद यानी 26 मई 2024 को इजराइल ने राफा के अल मवासी पर हमला कर दिया। इस हमले में तकरीबन 900 kg तक के बॉम्ब्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कम से कम 45 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद ट्यूसडे 28 मई 2024 को इजराइल ने एक बार फिर से राफा पर हमला किया और इस बार 21 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से 12 महिलाएं थीं और 29 मई की सुबह को भी एयर स्ट्राइक देखने को मिलती है। ये वही राफा है जिसे इजराइल ने खुद सेफ जोन डेजिग्नेट किया था। आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्या कॉन्फ्लिक्ट है पैलेस्टीन और इजराइल के बीच? जानते हैं डिटेल में शुरू से। बीते हुए वक्त में ज्यूज को दुनिया भर में क्रूएल्टी फेस करनी पड़ी थी। कभी उन्हें मारा गया, कभी भगाया गया, कभी भेदभाव हुआ। ज्यूज के साथ हुए इनजस्टिस की वजह से ही ज़ायनिज़्म का जन्म हुआ। ज़ायनिस्ट का लक्ष्य था ज्यूज के लिए उनके पूर्वजों की जमीन पर उनकी खुद की एक कंट्री बनाना। वर्ल्ड वॉर 2 भी यहूदियों के लिए बहुत विनाशकारी था। नाजी जर्मनी द्वारा किए गए जेनोसाइड में लगभग 6 मिलियन ज्यूज और लाखों अन्य लोगों को मार डाला गया। पूरे यूरोप में ज्यूज को निशाना बनाया गया। ज्यूज को बहुत सहना पड़ा। उस समय हुए उनके नुकसान और दुख की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज्यूज कम्युनिटी में गहरा बदलाव आया। जो बच गए थे वो बेघर हो गए थे और दूसरे देशों में शरण लेने लगे। ये घटना ज्यूज के दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ जाती है और ज्यूज को सबसे ज्यादा प्रेरित करती है अपनी खुद की एक कंट्री बनाने के लिए। ज्यूज के साथ हुए डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस पर अलग से एक वीडियो बनाकर इस पे फिर कभी बात करेंगे। अब सवाल उठता है कि ज्यूज ने अपनी कंट्री बनाने के लिए पैलेस्टाइन को ही क्यों चुना? पैलेस्टाइन की जमीन ज्यूज के लिए हिस्टोरिकली और रिलीजियसली बहुत महत्व रखती है। हिस्टोरिकली ये ज्यूज की बर्थ प्लेस है और पैलेस्टाइन में ही सैक्रेड जेरूसलम है, जो यहूदियों के लिए किसी तीर्थ स्थल के जैसा है, और रिलीजियसली इसे ईश्वर द्वारा वादा की गई हुई जमीन माना जाता है। पैलेस्टीन की ओर ज्यूज का पहला लार्ज स्केल माइग्रेशन ईयर 1882 को देखने को मिलता है। उस समय पैलेस्टीन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, जिसमें मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज पीसफुली रहा करते थे। ऑटोमन एम्पायर एक बहुत ही पावरफुल स्टेट जो कि 14th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक वजूद में था। इस दौरान ऑटोमन एम्पायर का यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल हुआ करता था। ऑटोमन एम्पायर के शासन के समय पर उन्होंने ज्यूज को वेलकम करा और रहने को जगह दी। ऑटोमन्स आमतौर पर क्रिश्चियंस, ज्यूज और सभी रिलीजियस माइनॉरिटीज की तरफ थोड़ा नर्म व्यवहार रखा करते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और इसके बाद पैलेस्टीन ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाता है और 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बैलफोर डिक्लेरेशन जारी किया गया, जिसका मतलब था ब्रिटिश गवर्नमेंट पैलेस्टीनियंस पॉपुलेशन की रिस्पेक्ट करते हुए ज्यूज को पैलेस्टीन में रहने और घर बनाने के लिए जगह देगी। ब्रिटिश मैंडेट के दौरान
पैलेस्टीन में फिर से एक बार ज्यूज का लार्ज स्केल माइग्रेशन देखने को मिला। यही वो टाइम था जब ज़ायनिस्ट मूवमेंट और उनकी खुद की एक कंट्री यानी स्टेट ऑफ इजराइल की चाहत के कारण अरब और ज्यूज में टेंशन का माहौल बनने लगा। नेशनल आइडेंटिटी, जमीन और बाकी रिसोर्सेज को लेकर झगड़े होने लगे थे, जिसकी वजह से वहां पर वायलेंस देखने को मिला। दिन पर दिन पैलेस्टीन का माहौल और खराब होने लगा। ज्यूज और अरब्स में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे। ब्रिटेन को भी लगा कि ये मामला उनके हाथ से निकलने लगा है, तो नवंबर 1947 में ब्रिटेन ने ये मामला यूएन को सौंप दिया और 1947 में ही यूएन ने एक पार्टीशन प्लान प्रपोज किया, जिसमें पैलेस्टीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसमें से एक हिस्सा 53% ऑफ लैंड ज्यूज को और 47% अरब्स को दिया जाता है। क्योंकि जेरूसलम मुस्लिम्स और ज्यूज दोनों के लिए ही एक सैक्रेड सिटी है, तो उसे एक इंटरनेशनल सिटी डेजिग्नेट किया जाता है। इस पार्टीशन प्लान से ज्यूज तो सहमत थे, लेकिन अरब ने इसे नकार दिया था। अरब्स का कहना था कि ये हमारी जगह है, बरसों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसे कैसे हम यहाँ पर एक नई कंट्री फॉर्म होने दे सकते हैं। ये हमारी ज़मीन है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन इसके बाद मई 14, 1948 को डेविड बिन गुरियन, जो कि ज्यूइश एजेंसी के हेड थे, उन्होंने स्टेट ऑफ इजराइल की घोषणा कर दी और फिर इसी के अगले दिन यानी मई 15, 1948 को ही 5 अरब कंट्रीज ने इजराइल पर हमला कर दिया और वो 5 कंट्रीज थीं इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक। इस वॉर को फर्स्ट अरब इजरायली वॉर के नाम से जाना गया, जहां एक तरफ 5 अरब कंट्रीज थी और वहीं दूसरी तरफ इजराइल का साथ सोवियत यूनियन और चेकोस्लोवाकिया ने हथियार और अपनी मिलिट्री फोर्सेस भेज कर दिया। ये वॉर 1 साल लंबी चलती है, जिसमें इजराइल की जीत होती है और इसके बाद इजराइल पैलेस्टीन की जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद पैलेस्टीनियंस को इजराइल द्वारा कब्जा की हुई जमीन से जाना पड़ता है, जिसे नगबा या पैलेस्टीनियन एक्सोडस कहा जाता है, जिसमें हजारों लोग बेघर हो जाते हैं और रेफ्यूजी कैंप्स में रहने को मजबूर हो जाते हैं। ईयर 1967 इजराइल पर एक बार फिर से 4 अरब कंट्रीज मिलकर हमला करती हैं, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक शामिल थीं। ये वॉर 5 जून से 10 जून तक चलती है, इसलिए इसे 6 डे वॉर कहा जाता है। इन 4 अरब कंट्रीज के अगेंस्ट इस बार इजराइल को यूएस, फ्रांस और यूके की तरफ से मिलिट्री और वेपन्स का सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण इजराइल ये वॉर भी बड़े ही आराम से जीत जाता है। इस वॉर के बाद इजराइल एक बार फिर पैलेस्टीन की जमीन पर कब्जा करने लगता है, वेस्ट बैंक में कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने लगता है और वहां पर इजरायलियों को परमानेंटली बसा दिया जाता है। फिर आता है 6 अक्टूबर 1973। 6 अक्टूबर को ज्यूज कम्युनिटी एक पवित्र दिन के तौर पर मनाती है और इसी 6 अक्टूबर साल 1973 में इजराइल पर होता है एक सरप्राइज अटैक। इस बार इस अटैक के पीछे 2 अरब कंट्रीज थी, इजिप्ट और सीरिया। ज्यूज 6 अक्टूबर को यौम किपुर नाम से एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और क्योंकि यह अटैक उसी दिन हुआ, इसीलिए इस वॉर को यौम किपुर वॉर कहा जाता है। इस अटैक के दौरान सीरिया और इजिप्ट ने इजराइल से मांग करी कि 1967 में इजराइल द्वारा कैप्चर किया हुआ पैलेस्टीनियन लैंड और इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला वापस कर दे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इजराइल ये वॉर भी यूएस और कुछ यूरोपियन कंट्रीज की मदद से बहुत ही आसानी से जीत लेता है। ये था इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं इसके आगे की कहानी कवर करूंगा। और यहाँ तक अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट अपलोड करूं तो वो आप लोगों तक पहुंच सके और कहानी अधूरी न रह जाए।